हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट, देखिए मूवमेंट होता क्या है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में खड़े होके अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, दैट इज मूवमेंट। मतलब जहां पे हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहलाता है मूवमेंट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्लांट्स जनरली मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स अपनी जगह कभी नहीं बदलते हैं, है ना। वो मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, बट दे शो मूवमेंट। रूट्स, लीव्स, स्टेम बेंड करा के, या ओपनिंग ऑफ लीव्स, है ना। हमारा हार्ट बीट करता है ना, है तो अपनी प्लेस पे, बट वो बीट कर रहा है, इट मींस इट शोज मूवमेंट। ठीक। नेक्स्ट लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज लोकोमोशन। ठीक। मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक। जैसे एग्जांपल वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो दैट इज लोकोमोशन। मूवमेंट क्या है, जहां पे हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं और अपनी स्टेट जो हमारा पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। और लोकोमोशन क्या है, जहां पे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है कई बार। ठीक है। स्टेटमेंट है, ऑल लोकोमोशन इज अ मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन। ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्या कहा इसने पहला पार्ट कि ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, सभी लोकोमोशन क्या है, हमारे मूवमेंट है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लोकोमोशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को भी तो मूव करा रहे होंगे, है ना। तो सारे लोकोमोशन हमारे मूवमेंट होते हैं, बट नॉट ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन। सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। मैं यहाँ पे हूँ, आपके कैमरे के सामने हूँ, मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, तो क्या ये लोकोमोशन है? नहीं है। ठीक है। तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। मैं उठ के वहां चली गई तो मूवमेंट तो हुआ, साथ में लोकोमोशन भी हुआ। ठीक है। तो सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट्स वैसे तो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली इन्हें तीन तरीके के डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो कौन कौन से थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट है देखते हैं। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। अमीबॉइड, अमीबा, अमीबा से रिलेटेड होगा, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अमीबा क्या होता है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उसमें हमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। लाइक अमीबा। और ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस। ठीक है। किसकी हेल्प से मूव करते हैं? स्यूडोपोडिया, अमीबा करते हैं ना स्यूडोपोडिया की हेल्प से, फॉल्स फीट। और ये फॉल्स फीट कैसे बनते हैं WBCs में? बाय द फ्लोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्जांपल अमीबॉइड मूवमेंट का एक तो अमीबा ही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अगर हम कहें तो WBCs स्क्वीजिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू रीच एन इन्फेक्शन साइट। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं ना, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाती है WBC, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक। ओके। चलिए सेकंड है हमारा सीलियरली मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। सीलियरली मतलब सीलिया के थ्रू कर रहा है। इस तरह में सीलिया जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो मूवमेंट होता है वो होता है सीलियरली मूवमेंट। ठीक। These movements help to move fluid or the organism itself। या तो फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करते हैं, या पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल देखिए, आपको पता ही है पैरामीशियम होता है, बट ह्यूमंस में अगर हम कहें तो सीलिया कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये होता है ना हमारा नेसल पैसेज, इसमें क्या होता है, बहुत सारी सीलिया पाए जाते हैं जो म्यूकस और डस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक। और जो है सीलिया इन द फैलोपियन ट्यूब हेल्प्स मूव द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। आपने देखो फैलोपियन ट्यूब में पढ़ा होगा, ठीक, ऐसा होता है ना फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, एक ये, ठीक, ये यहाँ कहीं हमारे पाया जाता है ओवम, यहाँ से ओवम आता है यहाँ यूट्रस में। कैसे आता है, जबकि हमने पढ़ा है कि ओवम में जो है वो कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे स्पर्म में होता है टेल, बट ओवम में नहीं होता। बट स्टिल वो यहाँ से यूट्रस तक आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो सीलिया की हेल्प से आ रहा है। जो यूट्रस की यहाँ की जो वॉल है ना, ये फैलोपियन ट्यूब की, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। तो यही जो सीलिया होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ये जैसे हम झाड़ू लगाते हैं और ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ पुश करते हुए ले जाते हैं ना, इसी तरह से सीलिया जो होते हैं, सीलियरली मूवमेंट के थ्रू ओवम भी जो है अपनी पोजीशन से यूट्रस में आ जाता है। ठीक है। तो फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो सीलियरली मूवमेंट कौन शो करता है? हमारे एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, और जहां हमने वो फैलोपियन ट्यूब में देखा है वहां पाया जाता है। ठीक।
तीसरा जो है हमारा मस्कुलर मूवमेंट, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट नाम में ही पता चल रहा है किसमें पाई जाएगी, एनिमल्स में पाई जाएगी। प्लांट्स के पास मसल्स होती है नहीं, और एनिमल्स भी, जैसे हम लोग ह्यूमंस। ठीक है, और मूवमेंट कैसे होता है, मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और यही मूवमेंट जो होता है हमारे वॉक, रनिंग, फ्लाइंग, हार्ट बीट, इन सब में हेल्प करता है। ठीक, एग्जाम्पल्स, मूवमेंट ऑफ लिप्स, ये देखिए ये मसल्स का है। बीटिंग ऑफ हार्ट बीट हमारी करती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से जो खाना हमारे पेट तक जाता है ना, यहाँ पे भी सारी ये मसल्स का है। स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं मसल्स के बारे में। ठीक है, तो मसल्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मसल का ओरिजिन क्या है। तो एम से मसल, एम से मेसोडर्म, ये याद करना है आपने, मसल्स का एम याद रखना है। ठीक है, मसल्स हमारी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, हमारी मेसोडर्म से बनी होती है। ठीक है, मसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट ये फॉर्म करती है, और मसल्स में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, मसल्स। ठीक, अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन के बेसिस पे मसल्स जो है हमारी वो 3 तरह की पाई जाती है। ठीक, कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, या कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं डिटेल में कि ये होती क्या और कहाँ पाई जाती है। ठीक, चलिए, पहला है हमारा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल नाम से आपको लग रहा होगा कुछ स्केलेटल सिस्टम से कुछ रिलेटेड है ना, तो स्केलेटल सिस्टम आप बिल्कुल सही है। स्केलेटल सिस्टम जो होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, मतलब हमारी बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होती है उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और किसके थ्रू अटैच होती है, ये होती है टेंडन्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, इसलिए हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, मैं हूं यहाँ पे आपके सामने, ये मेरा हैंड है, देखो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ तो मैं 2 फिंगर 3 फिंगर, हम अपनी मर्जी से, हमारी विल में है, हमारी विल के कंट्रोल में है स्केलेटल मसल्स, इसलिए हम कहते हैं ना ये क्या हमारी वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलेटल मसल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इसमें कुछ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और उन्हीं स्ट्रिप्ड अपीयरेंस की वजह से इन्हें कहा जाता है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को जो हमारी स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, एक तो वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, दूसरा उन्हें हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखता है। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमेशा पेयर में काम करती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक मसल तो दूसरा रिलैक्स करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बाइसेप्स है, मेरी तो है नहीं, आप लोगों की होगी, आप अपना देखिए। जो बाइसेप्स है, एक में क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा, इसी तरह से स्केलेटल सिस्टम हमारा, मसल हमारा काम करता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम विस्टरल मसल्स। ठीक है, विस्टरल मसल्स क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, विस्टरल का मतलब आपको अगर पता होगा तो आपके समझने में इजी रहेगा। ये पाई जाती है हमारे इंटरनल, जो विस्टरल ऑर्गन्स होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वहां जो मसल्स पाई जाती है उन्हें कहते हैं विस्टरल मसल्स। ठीक, कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके पेट में जो कर्निंग मूवमेंट हो रहा है, जो फूड आपका वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या आप उस मूवमेंट को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना, तो ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती। और अगर हम इसे माइक्रोस्कोप्स में देखें तो जैसे स्केलेटल सिस्टम्स में हमें स्ट्रेशंस दिखे थे ना, इसमें हमें कुछ भी ऐसा स्ट्रेशंस नहीं दिखता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर इसमें कुछ भी स्ट्रेशंस नहीं दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक, या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेशंस नहीं है। ठीक है, क्या काम होता है इसका, स्लो, रिदमिक और लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट्स में ही हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे कैसे मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना उसका, तो वो मूवमेंट हमारा कौन शो करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, विस्टरल मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक, ब्लड वेसल्स का डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है हमारा विस्टरल मूवमेंट। ठीक है, लेकिन एक और है हमारा कार्डियक मसल्स। अब जो हार्ट की मसल्स होती है ना, हमारा हार्ट बीट करना वो अपने आप करता है, हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं ना, तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन ये हार्ट से रिलेटेड होती है। हार्ट के अलावा जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स है वो विस्टरल मसल्स हो गई, बट जो हमारे हार्ट मसल्स है वो है कार्डियक मसल्स। पहले भी मैंने आपको बताया, सर्कुलेशन वाले उसमें बताया था, कार्डियक वर्ड मतलब हार्ट। ठीक है, केवल हार्ट में पाई जाती है, इनवॉलेंट्री होती है, कभी थकती नहीं है। सोचो हार्ट आपका थक गया तो क्या होगा,
है ना। तो हार्ट मसल्स हमारी, कार्डियक मसल्स कभी भी टायर्ड नहीं होती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, इसलिए एक पूरी यूनिट की तरह काम करती है। ये क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है, जिसकी वजह से हार्ट हमारा बीट करता है और ब्लड हमारा पंप होता है, ठीक। तो ये है हमारी 3 तरह की मसल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब ना इसमें हम एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। तो डिफरेंस देखते हैं, ये डिफरेंस, ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, ठीक है, और स्मूथ मसल्स ऐसे स्पिंडल होती है, आगे से और पॉइंट, पीछे से पॉइंटेड, ठीक है, और ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, ठीक। दूसरा, स्केलेटल मसल कैसी होती है, अनब्रांच होती है, अनब्रांच, स्मूथ भी अनब्रांच, लेकिन कार्डियक मसल्स कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, ये इस तरह से होती है ये कार्डियक मसल्स ब्रांच, ठीक, ये ओके ओके। नेक्स्ट क्या हमारा न्यूक्लियस देखें, तो जो स्केलेटल मसल है ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री में दोनों इनवॉलेंट्री और दोनों में एक एक ही न्यूक्लियस हमारा पाया जाता है, ठीक है। स्केलेटल में न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में पाया जाता है, स्मूथ में पूरे सेंटर में, ठीक है। और ये देखिए क्या होता है इसमें, स्केलेटल मसल्स में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम स्ट्रेटेड कहते थे। स्मूथ मसल्स में कोई नहीं है, इसलिए नाम है स्मूथ, और जो हमारे कार्डियक मसल्स है उसमें भी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे सीएनएस के कंट्रोल में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है, इसलिए वो हमारी वॉलेंट्री है। लेकिन जो विस्ट्रल है ये ऑटोनॉमिक होती है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री होती है, और कार्डियक भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है जो मैं आपको कही थी, कार्डियक मसल्स कैसी होती है, ऐसे ब्रांच होती है, ठीक है, ये, और ये गैप जंक्शन है और इनके बीच में पाए जाते हैं इंटरकैलरी डिस्क। इसका हमने बताया था विस्ट्रल का बिल्कुल स्पिंडल शेप था, और ये भी हमने स्केलेटा बताया था कि कैसा है, सिलेंड्रिकल, और देखो न्यूक्लियस कितने सारे, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। बंडल्स की बात करें, अभी हम पढ़ेंगे आगे फाइबर्स की बात। स्केलेटल मसल्स के फाइबर बंडल्स में पाए जाते हैं, विसरल के आइसोलेटेड होते हैं, और कार्डियक के भी बंडल से पाए जाते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं मैं भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें, इनवॉलेंट्री वाली फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसलिए थक भी जाती है ना, हम अगर कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं रनिंग कर रहे हैं, फटीग हो जाता है ना हमें, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है, फटीग नहीं शो करती है, ठीक। एंड कार्डियक मसल्स ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये भी फटीग नहीं शो करती, ठीक है। तो जो वॉलेंट्री है थक जाएगी, इनवॉलेंट्री वाले फटीग शो नहीं करेंगे। तो ये है इन तीनों के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या। तो ये है हमारे स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है हमारी बोन्स, और बोन्स और मसल्स टेंडन्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो मसल का जो है एक छोटा सा सेक्शन हमने लिया है। तो देखिए जो मसल होती है ना वो प्रोटेक्टेड रहती है एक लेयर से, जिसे हम कहते हैं इपीमाइसियम, ठीक है। और मसल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये देखिए जो बड़े बड़े हैं ना, ये मसल बंडल्स हैं, ठीक है, मसल बंडल्स पाए जाते हैं, और ये मसल बंडल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं फेसिया, ठीक, ओके। अब ये जो मसल बंडल्स है ना, ये मसल बंडल्स की जो लेयर होती है इसे पेरीमाइसियन कहते हैं, और इन मसल बंडल्स के अंदर भी हमारा पाया जाता है मसल फाइबर। क्या पाया जाता है, मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को एंडोमायोसिन कहते हैं, और इसके अंदर भी हमारे एंडोमायोसिन के अंदर पाए जाते हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर किसका, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर का, ठीक है। आइए डिटेल में स्टडी करते हैं इसे। ये देखिए, तो स्केलेटल मसल्स, जैसे हम बाइसेप्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो ये कवर्ड रहती है एक प्रोटेक्टिव शीट से, जिसे हम कहते हैं इपीमाइसियम। देखिए डायग्राम में है भी, ये इस तरह से प्रोटेक्टेड रहती है, और जिसे हम क्या कहते हैं उस लेयर को इपीमाइसियम, ठीक है। और मसल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फेसिकल्स। ये देखिए मसल बंडल्स, मसल के अंदर ये मसल बंडल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फेसिकल्स, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट है मसल बंडल, वो फेसिकल की जो बात करें ना, अब उसी को देखते हैं, ठीक है। ईच मसल बंडल इज कवर्ड बाय अनदर थिन कवरिंग कॉल्ड पेरीमाइसियम, ठीक है। एक तो हमने देखा कि एक बड़ी सी कवरिंग होती है, इपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है ये मसल बंडल, तो मसल बंडल की भी जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। और हर बंडल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो देखो ये बंडल है ना, ये मसल बंडल है, ये मसल बंडल है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं, ये क्या है, ये है मसल फाइबर, या जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं, ठीक।
चलिए अब ये मसल सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, और ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और ये भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, सार्कोलेमा, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक है। ये इसी के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, अब ये मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। चलिए, मायोफिब्रिल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मसल फाइबर के अंदर पाया जाता है, यानी कि मसल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ईच स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन्स कितने, एक स्केलेटल मसल फाइबर में 100 से थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। और देखो, यही जो मायोफिब्रिल्स मैंने आपको स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में बताया था ना कि ये कैसे होता है, अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो स्ट्रेटेड होते हैं ना, लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो होता है मायोफिब्रिल की प्रेजेंस की वजह से ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो ये मायोफिब्रिल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की स्ट्रेटेड जो अपीयरेंस है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो मायोफिब्रिल से ही आती है, ठीक। एंड यही इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स, देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड शो करते हैं। देखो, ऑल्टरनेट मतलब एक डार्क है फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोप के अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड शो करते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न किस वजह से आता है, दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स की वजह से। कौन कौन से प्रोटीन है वो, एक्टिन और मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट है उसे हम थिन फिलामेंट कहते हैं, और जो मायोसिन फिलामेंट है उसे हम थिक फिलामेंट कहते हैं, ठीक। ये जो फिलामेंट्स है ना, ये रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, ठीक है। देखो, रिपीटिंग है ना, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से क्या होता है, रिपीटिंग पैटर्न्स में होते हैं, और ये एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। अभी आगे अच्छे से देखेंगे सार्कोमियर क्या होता है, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन। ये जो लाइट बैंड इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, और इसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, ठीक। और वेरेस जो डार्क बैंड है उसे ए या एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। ये जो डार्क बैंड है ना, इसमें एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं इसे, इसमें मायोसिन पाया जाएगा, ठीक है। एक और चीज है, जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये पतले होते हैं, ये थिन होते हैं मायोसिन फिलामेंट के कंपैरिजन, ठीक है। और इसीलिए इन्हें थिक और थिन फिलामेंट कहते हैं। एक्टिन वाला पतला है तो उसे थिन फिलामेंट, और मायोसिन वाला मोटा है तो उसे थिक फिलामेंट, ठीक है। अब इनकी भी बॉडी शेमिंग कर दी है ना। अब क्या है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, देखो ये आई बैंड है, ये लाइट बैंड है, इसे हम आई बैंड कहते हैं ना। तो कहने कि आई बैंड के सेंटर पे क्या है, एक इलास्टिक फाइबर है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, जो इसे बाइसेक्ट करता है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये आई बैंड के सेंटर पे देखो ऐसी लाइन दिख रही है ना, ये तो यही जो लाइन है क्या कह रहा है, इलास्टिक फाइबर है, और इसे हम जेड लाइन कहते हैं। तो जेड लाइन कहाँ पाई जाती है, आई बैंड में। एक्टिन फिलामेंट में जो आई बैंड है, या एक्टिन को ही आई बैंड कहते हैं, तो आई बैंड के सेंटर से एक लाइन होते है, इलास्टिक फाइबर होते हुए जाता है, जिसे हम कहते हैं जेड लाइन, ठीक। ओके, अब क्या है, थिन फिलामेंट जो इस जेड लाइन से अटैच होते हैं, और जो थिक फिलामेंट्स है ना, थिक फिलामेंट्स के बीच में से भी एक लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। ये है थिक फिलामेंट, इसके बीच में भी आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी एम लाइन, ठीक। तो क्या, थिक फिलामेंट्स, ए बैंड में जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इनके बीच से जो लाइन जाती है एम, और थिन वालों के बीच से जो जाती है वो कहलाती है जेड, ठीक है। The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and is called a sarcomere. Important है पहला क्वेश्चन कि contraction की functional unit क्या है? What is the functional unit of contraction? That is sarcomere. And diagram में अगर हम देखें तो ये I band है, ये लाइट वाला, और ये क्या था इसके बीच में, ये था जेड लाइन है ना। ये आई बैंड लाइट वाला है, और इसके बीच से जो लाइन जा रही है कहते हैं जेड लाइन, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि दो जेड लाइन के बीच का, दो जेड लाइन देखो, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसिडर्ड एज सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन के बीच की जो लाइन है इसे हम कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब यही देखो, अब उसको हमने एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम गिवन है, ये हमारा आई बैंड और ये हमारा ए बैंड, ठीक है।
ओके तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है ना, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स के जो एजेस हैं, किनारे हैं जो थिन फिलामेंट के, वो थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप पार्शियली, कंप्लीटली ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, थिक फिलामेंट के बीच में एक स्मॉल पोर्शन रह जाता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये हमारे आई बेंड्स, और ये जो बीच में है ये ऑरेंज से ये है, ये हमारा थिक बैंड, ठीक है। तो क्या है, ये जो थिन बैंड है, ये क्या कर रहे हैं, थिन बैंड हमारे थिक बैंड को ओवरलैप कर रहे हैं, देखो, है ना। थिक बैंड के ऊपर आए हैं, ओवरलैप मतलब उसके ऊपर आना, लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ दे रहे हैं। कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते, पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो थिक फिलामेंट का जो बीच का पार्ट है, जो ओवरलैप नहीं हुआ है, वो जो पार्ट बच गया उसे हम कहते हैं एच जोन, ठीक है। ये देखो, ये है थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, इसको पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, और इनके बीच में कुछ पोर्शन बच जा रहा है मोटे थिक फिलामेंट का जो ओवरलैप नहीं है, और उसी को हम कहते हैं एच जोन, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के एक्टिन एंड फिलामेंट, एक्टिन एंड फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, ईच थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन जो हेलिकली अटैच होते हैं, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, और ईच एफ एक्टिन के पॉलीमर है जी, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन्स का। ये है ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन है, इसके पॉलीमराइजेशन से इस तरह से एफ एक्टिन बनता है, ठीक है। और ऐसे दो एफ एक्टिन पाए जाते हैं हमारे एक्टिन के स्ट्रक्चर में, और कैसे होते हैं, दोनों ऐसे हेलिकली अटैच होते हैं, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, 2 फिलामेंट्स और पाया जाता है, एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है ट्रोपोमायोसिन, जो इसकी थ्रू आउट द लेंथ जो है एफेक्टिन के साथ चलता रहता है। और एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है ट्रोपोनिन, जो रेगुलर इंटरवल्स में पाया जाता है, ये है ना, ये रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पाया जाता है, ठीक। और रेस्टिंग स्टेज पे सब यूनिट जो होती है ट्रोपोनिन की, वो जो एक्टिन फिलामेंट की एक साइट होती है, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। ये देखो, ये मिनट, हाँ, ये है ना मायोसिन बाइंडिंग साइट लिखा है ना। तो रेस्टिंग स्टेट पे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारे एक्टिन है वो उसको बाइंड कर देंगे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोसिन वहां पे उसको बाइंड नहीं होने देंगे, मास्क कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो इन रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट जो है ट्रोपोनिन की, वो जो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है उसे बंद कर देगी, ठीक। चलिए ये अच्छे से आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है हमारे क्या है, ये दो एफ एक्टिन है, ठीक। जी एक्टिन, जी उससे प्रोटीन से बने हुए हैं, और ये है हमारे 2 ट्रोपोनिन भी थ्रू आउट द लेंथ इसके साथ चलते रहते हैं, और ट्रोपोमायोसिन थ्रू आउट द लेंथ चलते रहते हैं, और ये हमारे ट्रोपोनिन, ठीक। और ये हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो रेस्टिंग स्टेज पे मायोसिन बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मास्क कर देते हैं, ठीक। चलिए अब मायोसिन को देखते हैं, थिक फिलामेंट। इसमें क्या होता है, मायोसिन भी बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं मीरो मायोसिन, ठीक है। इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है थिक फिलामेंट के, क्या है, एक तो है ग्लोबुलर हेड, जिसका एक हेड होता है, छोटा सा आर्म होता है, जिसे हम हैवी मीरो मायोसिन भी कहते हैं, और एक पूंछ होती है, टेल होती है, जिसे हम कहते हैं लाइट मीरो मायोसिन, ठीक है। और जो ग्लोबुलर हेड है इस थिक फिलामेंट का, वो क्या होता है, एक एक्टिव एटीपेस एंजाइम है, जिसमें क्या होता है, बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए, और एक्टिन के लिए भी एक एक्टिव साइट पाई जाती है। तो इस साइट्स का काम आगे आएगा जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे इनका क्या रोल है। तो ये है डायग्राम, जैसे मैंने क्या कहा था, एक हेड है, ये है हेड, ठीक है। देखिए इस तरह से इसकी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। और हेड में क्या, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और ये जो है ये एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है, ठीक है। ये हेड है, ये छोटा सा आर्म या नेक एरिया है, जिसे हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और एक टेल है, टेल को कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन का, ठीक। अब इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक अभी सब समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।